द फ्रंट पेज इंडिया में आपका स्वागत है। आज जहां देखा जा रहा है कि हर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम आज वाराणसी कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे वाराणसी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्येंद्रनाथ शर्मा जी हैं और तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार की राजनीति किस तरीके से होगी और विधानसभा चुनाव किस तरीके से वकील होने के नाते वो देख रहे हैं और किसकी सरकार आने वाली है और वो किसे समर्थन देंगे। हमारे साथ वीरेंद्र नाथ जी हैं जो कि बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानेंगे और साथ ही साथ अन्य वकील भी यहाँ पे मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या मूड है इस बार विधानसभा चुनाव में, वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्या हर राजनीतिक पार्टी अपने घोषणा पत्र ला चुकी था और वो किसके प्रभावित हैं और किसे इस बार चुनना चाहते हैं और प्रदेश में किसको यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे और कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है। वीरेंद्र जी, आपका द फ्रंट पेज इंडिया में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, आज नामांकन प्रक्रिया दूसरी ओर चल रही है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारी हुजूम के साथ प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुँच रहे हैं, तो इस बार कचहरी में किस तरीके की है कि यहाँ पे एक अधिवक्ता प्रत्याशी भी हैं बनारस में, जो कि पहले दो अधिवक्ता प्रत्याशी हैं और दोनों अधिवक्ता प्रत्याशी एक ही विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन पर क्या राय है आपकी? अधिवक्ता किसी पार्टी का नहीं, अधिवक्ता किसी पार्टी का नहीं होता। न तो हम भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर हैं, न तो हम सपा के फॉलोअर हैं, न हम कांग्रेस के फॉलोअर हैं, न बसपा के फॉलोअर। हाँ, हम केवल इतना जानते हैं जो अधिवक्ताओं के हित में काम करेगा हम उसकी बात करेंगे। तो हमने जो मैनिफेस्टो जितनी भी राजनीतिक पार्टियों का देखा है, उसमें अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाओं के लिए इन्होंने कोई अपने मैनिफेस्टो में कई जगह नहीं दिया। अध्यक्ष जी, अगर बात की जाए तो इस बार चुनाव में दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कामेश्वर किशन दीक्षित का नाम जाना जाता है, तो उनका कैसा है अधिवक्ता होने के नाते, वो किस तरीके से अपने समर्थकों तक पहुंचेंगे और किस तरीके से मत पाकर वो विधानसभा में पहुंचेंगे, उसका क्या कहना है कि नीलकंठ तिवारी इसके पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं बनारस बार सेंट्रल बार एसोसिएशन के, तो उसके तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी पिछले 5 साल से विधायक थे, पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो उसका हम जानेंगे कि क्या राय आपकी है नीलकंठ तिवारी जी की? नीलकंठ जी केवल विधायक ही नहीं थे, मंत्री भी थे, तो कानून मंत्री भी थे। उसके बाद इस समय जो है पर्यटन मंत्री क्या है, खेल मंत्री भी, प्रोटोकॉल मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। जहाँ तक नीलकंठ जी का सवाल है, तो पिछले साल नीलकंठ जी का समर्थन अधिवक्ता समाज ने इतना किया था जितनी उनको आशा भी नहीं, मतलब भरपूर समर्थन किया था। मोटरसाइकिल रैली निकालना, कार रैली निकालना, पैदल रैली निकालना, उन्होंने इतना समर्थन किया कि उनको खुद की ये आशा नहीं थी कि हमारा इतना समर्थन अधिवक्ता समाज करेगा। लेकिन विधायक होने के बाद और मंत्री होने के बाद उन्होंने जो वायदे किए थे अधिवक्ताओं के लिए, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। जैसे अमूमन उन्होंने कहा था कि कचहरी को हम 3 शेड मुक्त कराएं, कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने अधिवक्ता फोरम की बात कही थी और लिख करके भी अपने पत्र भी लिख करके भेजा था, तो एक तरह से इसको जुमला ही कहेंगे ना, अधिवक्ता फोरम की बात कही लेकिन वह भी नहीं हुआ। अब इस बार किशन दीक्षित सपा के बैनर से आ गए हैं उनके सामने। किशन दीक्षित युवा है, युवा में उनकी अच्छी पकड़ है, महंत परिवार के हैं। आज भी वो जो नॉमिनेशन करने आए तो मैंने देखा कि वो पैदल ही नंगे पाँव वो चल करके एक महंत परिवार के होते हुए उन्होंने उसकी मर्यादा के अनुरूप अपना नामांकन किया
और यूथ है। यूथ आज जो नामांकन में उनके मैंने अधिवक्ताओं के यूथ विंग का जो उत्साह देखा, उससे लगता है कि किशन दीक्षित बहुत ही कड़ी टक्कर देंगे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी। अब परिणाम भी अप्रत्याशित हो सकता है। अधिवक्ताओं का रुझान फिलहाल तो मैं जो देख रहा हूँ, युवकों का रुझान, युवक अधिवक्ताओं का रुझान तो किशन दीक्षित की ओर है, न कि सपा की। सपा नहीं देख रहे हैं, वो लोग किशन दीक्षित को देख रहे हैं। मतलब कि इस बार ये माना जाए कि इस बार के साथ आज का विचार हमारा लोगों से बात करने का यही है, कहाँ तक क्या है और क्यों योगी सरकार आनी चाहिए, क्या पार्टियों की राय है और क्या विचार है। हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता भी हैं, हम उनसे भी देखा है कि दो इस बार अधिवक्ता प्रत्याशी मैदान में हैं और जानना जरूरी होगा कि इस बार अधिवक्ता किस मूड में हैं और किसे प्रत्याशी को अपना बहुमत देके या प्रत्याशियों के समर्थन में वो जन जन तक पहुंचकर उन्हें जिताने और विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी। हम विवेक शंकर तिवारी जी से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय और क्या विचार है। नमस्कार। अधिवक्ताओं की एक बड़ी भूमिका रहती है राष्ट्र निर्माण में और समाज के निर्माण में। आज़ादी की लड़ाई में भी अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी किया और केंद्र की जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें भी अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। तमाम अधिवक्ता ऐसे रहे जो मंत्री पद को सुशोभित किए हैं। तो हमेशा देश समाज के बारे में चिंता करने वाला वर्ग है अधिवक्ता, बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जो है फिट बैठ रही है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, अब योगी जी भी उसमें शामिल हो गए हैं। विगत 5 वर्षों में काफ़ी कुछ कार्य हुए हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के काम हुए, विकास के तमाम ऐसे काम हुए हैं, गरीबों को अन्न वितरण का काम किया गया है, विकास की तमाम ऐसी परियोजनाओं को लागू किया है और उस पर काम किया गया है। आने वाले समय में भी इनकी संकल्पना है कि नहीं, विकास की जो धारा इन्होंने शुरू की है उसको लेकर आगे चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इस दृष्टि से अधिवक्ताओं की जो भूमिका है वो सकारात्मक ही भूमिका रहेगी और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का वोट जो है, मत, वो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे, हम लोगों को प्रत्याशियों से मतलब नहीं है, हम लोगों को इनसे मतलब है कि नहीं संगठन कहाँ खड़ा है, संगठन की सोच कहाँ है, किस पार्टी की क्या सोच है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं और ये तय कर चुके हैं। विवेक शंकर जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो प्रदेश में वर्तमान सरकार है उसने कानून व्यवस्था को लेकर इतने कार्य किए हैं और वही विपक्ष का विरोध रहा है। विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा है, दिखती भी है कि कानून व्यवस्था अभी उतना सुधार नहीं हुआ है जितना भारतीय जनता पार्टी में लोगों की आस बनाए बैठी थी कि उनसे कुछ होना है। परंतु देखा जाए तो बहुत से जो बाहुबली या माफिया जो अभी इस टाइम जेल में हैं, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार माफियों पर भी है। परंतु बात यहाँ पे उसका मैं आपसे ये भी चाहता हूँ कि विपक्ष इस तरह से क्यों लगा रही है कि वो माफियाओं और अपराध पर नियंत्रण नहीं पा सके। भाई सबसे बड़ी बात है कि मुख्तार अंसारी को टिकट किसने दिया? यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने दिया। तो जब माफियाओं का संरक्षण और उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है तो किस मुंह से कह देगी कि नहीं अपराध पर नियंत्रण नहीं। योगी सरकार ने कितने अपराधियों के घर बुलडोजर चलवा दिया, जाति धर्म पंथ कहीं कुछ नहीं देखा। तो अपराध पर भी नियंत्रण है और इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, पाकिस्तान के बराबर हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है। तो इतने बड़े प्रदेश का संचालन करना, तो छोटी मोटी बातें अगर कहीं हो जाती हैं तो उस पर प्रभावी अंकुश कैसे लगाया जाए, अपराधी पर नकेल कैसे कसा जाए, उसको सलाखों के पीछे कैसे भेजा जाए, पीड़ित को न्याय कैसे दिया जाए। तो उसमें अगर कहीं कोई योगी सरकार की चूक हुई हो तो बताओ। अपराधियों का संरक्षण देने वाली पार्टी तो समाजवादी पार्टी है। और जैसे कि कल बहुजन समाज पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसमें भी एक अधिवक्ता को बनारस कैंट से उम्मीदवार बनाया है, कौशिक पांडे। तो उस पर क्या आपकी राय है कि अभी तक तो सपा ने भी उतारा, विधानसभा क्षेत्र अलग है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अधिवक्ता को उतारा और बसपा ने भी एक अधिवक्ता को उम्मीदवार बनाकर कैंट विधानसभा में भेजा है। कांग्रेस ने भी उतारा है। अच्छी बात है कि राजनीतिक दल अधिवक्ताओं पर विश्वास जता के उनको अपना उम्मीदवार बना रही है, अच्छी बात है। लेकिन मतदाताओं की सोच किस प्रकार है ये भी तो देखना है कि मतदाता हमारा किस तरफ जाने वाला है।
राष्ट्रीय स्तर पर उसकी क्या सोच है, स्थानीय मुद्दे हैं उस पर उसकी क्या सोच है। तो इन सब सोच के आधार पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और 300 पार इस बार फिर से होने जा रही होगी। देखा जाए एक युवा अधिवक्ता आप हैं, तो युवाओं को बेरोजगार की जो बातें विपक्ष साधते हुए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं दिया है, और जिस तरीके से एनटीपीसी की रेलवे की परीक्षा को आपने देखा कुछ दिन पहले जहां इलाहाबाद और रेलवे स्टेशनों पे बवाल हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? पार्टी ने जो है बीजेपी की सरकार है, इसने युवाओं के साथ कहीं से भी उनके लिए कुछ कार्य नहीं किया और युवाओं का खाली शोषण किया। आप ये देखे थे कि सारे जो हैं युवा कहाँ से दूर दूर से आके एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, ऐन मौके पे जो है एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। योगी जी से इसी स्पष्टीकरण पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जो है हम लोग जल्दी इसका करवाएंगे और जो है उनका जो सर्टिफिकेट होगा वही उनका जो है फ्री मीनिंग की यात्रा में एग्ज़ाम सेंटर तक बुलाएंगे, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने कुछ तुरंत बाद चुनाव की घोषणा कर दी। और एज ए अधिवक्ता युवाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कोई भी मंत्री है, हमारे नीलकंठ तिवारी जी थे जो यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, यहाँ के विधायक भी रहे हैं, दक्षिणी का मैं खुद प्रवासी हूँ। नीलकंठ तिवारी जी ने सिर्फ जो है मोदी जी के नाम पे वोट लिया है, उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं था कि जो है उसको सराहना की जाए। मूलभूत उन्होंने पहले जब यहाँ पे विधायक के रूप में आए थे तो उन्होंने कहा था कि कचेरी को 3 शेड मुक्त करेंगे, आप देख सकते हैं अभी भी 3 शेड वैसे की वैसे लगी हुई है। उसके बाद बैठने के लिए अच्छा जगह देंगे, आप देख सकते हैं कैसे कैसे अड़से लोग बैठेंगे, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। खाली बस जनता को भ्रमित करना, युवाओं को भ्रमित करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। मोदी जी को ये जितना भुना सकते हैं। मोदी जी बेशक जो है विकास के रूप में उनके नाम पे इनको वोट दिया जा रहा है, देखिए कब तक दिया जा रहा है। अगर बात की जाए नीलकंठ तिवारी जी प्रदेश में मंत्री भी हैं जी, वो 2017 का चुनाव जीतने के बाद कितनी बार कचहरी में और कोई अधिवक्ताओं की बात सुने? देखिए नीलकंठ तिवारी जी व्यक्तिगत रूप से तो हमारे पास तो नहीं आए हैं, लेकिन वो कुछ रूप से उनका एक चेम्बर भी यहाँ पर है। चेम्बर में वो आते हैं, कुछ अधिवक्ताओं को मिलते हैं जो उनके कभी ऐसा नहीं हुआ कोई आयोजन करे जिसमें युवाओं के लिए या अधिवक्ताओं की जो है समस्याओं का निस्तारण हेतु कोई भी एक जो है समारोह का आयोजन करे जिससे वो डायरेक्टली संवाद करें। ऐसा इन्होंने कोई भी संवाद नहीं किया। युवाओं के प्रति उन्होंने युवाओं को क्या, देश जो है हर वर्ष युवाओं का खाली शोषण करता हुआ है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और नीलकंठ तिवारी जी के साथ ही प्रबुद्ध सम्मेलन का दक्षिणी में कार्यक्रम था, आपको पता होगा? जी हमें जानकारी है, मैं दक्षिणी का प्रवासी भी हूँ, मुझे पूरी तरह जानकारी है। प्रबुद्ध जनों के जो सम्मेलन था उसमें प्रबुद्ध जनों में जो वो थे जो उनके मेंटालिटी आम वर्ग का सेक्टर वाइज और वार्ड वाइज उन्होंने किसी एक को नहीं बुलाया था, उन्होंने सिर्फ उनको ही बुलाया था जिसको वो समझते थे कि ये उनके पक्ष की बात है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है उसमें वो अच्छा सुनना चाहते हैं, तो काम नहीं करना चाह रहे। जमीनी हकीकत ये है कि आप देख सकते हैं गुदोलिया का चौराहा, मैं वहीं का निवासी हूँ, दक्षिणी का ही मैं वोटर भी हूँ। आप गुदोलिया चौराहा देख सकते हैं, वहाँ का सौंदर्यीकरण हो गया है, लेकिन गुदोलिया चौराहा के बगल में गुजरानी गली है जहाँ पे आज भी बज जाता खुला हुआ, अभी भी आप जाएंगे उसके ऊपर नहीं जाते। वो जो है सुंदरीकरण का श्रेय लेना चाहते हैं हमारे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी इसके लिए योगदान देंगे, ये मोदी जी के दिन, लेकिन उसको ये श्रम कार्ड की तरह ये बनाना चाह रहे हैं कि हमने वहाँ का सुंदरीकरण करके हमने वहाँ का। दक्षिणी विधानसभा से हैं आप, तो इस बार एक और अधिवक्ता समाजवादी पार्टी ने उतारा जी, तो उस पर क्या राय है? क्या वो इस बार किस तरीके से युवाओं की बात करेंगे? आप युवा भी हैं जी, तो क्या है इस पे राय आपकी? आप किसके साथ जाएंगे, किसको चुनेंगे? क्या नया चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे? पहली चीज़ की जो है वोटिंग जो है सीक्रेट बैलेट बॉक्स हो जाए तो हम उसमें हम नहीं बता सकते मीडिया पे आपके कैमरे के में कि हम किसको वोट देंगे। एक राय के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हाँ, जैसे किशन दीक्षित जी है उनसे व्यक्तिगत संबंध भी हमारा है, संबंध तो हमारा नीलकंठ तिवारी जी से भी जी जो किशन दीक्षित जी जो है से जो है वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और युवाओं से, खासकर युवा वर्ग से बहुत घनिष्ठ मित्रता है उनकी, सबसे जुड़े हुए हैं। बाकायदा उनकी अच्छी पार्टी है, चल रहे हैं अपने काम में चल रहे हैं, उनका अच्छी कैंपेनिंग भी हो रही है। उम्मीद है कि वो उनको टक्कर पड़ने देंगे, लेकिन आपको बता दें मूलभूत यही है कि जो हवा बता रही है वो मोदी जी का जो है श्रेय जी नीलकंठ तिवारी जी का। जिस तरीके बात करें कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपना पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने दक्षिणी विधानसभा से
एक महिला प्रत्याशी के रूप में दिया है, लड़की में लड़ सकती है का नारा भी दिया है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने। तो उस पर क्या सोचेगी कि एक महिला भी इस बार टक्कर दे रही है? तो हाँ, महिला देखिए, महिला सशक्तिकरण का मामला है ही। अभी आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है महिलाओं का हर वर्ग से शोषण हो रहा है। अच्छा है प्रियंका गांधी जी ने जो एक नई पहल की है कि महिलाओं को वरीयता दी है, लेकिन अभी उसमें वक्त उधर से उनको एक कैंपेनिंग को नाम मात्र वो अपना कैंडिडेट खड़ा किए जिसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वोट काटने की राजनीति अपने आप को जिंदा रखते हैं। मूलभूत वहाँ पे सिर्फ चुनावी टक्कर में सिर्फ वही प्रत्याशी हैं, एक माननीय हमारे जो है नीलकंठ तिवारी जी और एक है किशन दीक्षित, दक्षिणी की मैं बात। सुना आपने अधिवक्ता क्या रहे हैं और वो इस बार किसकी सरकार बनाने के मूड में है और किस तरीके की यहाँ बातें हुई दक्षिणी विधानसभा को लेकर, क्योंकि दक्षिणी विधानसभा से वर्तमान में जो विधायक है वो प्रदेश में मंत्री भी हैं और वो भी अधिवक्ता के रूप में कचहरी में आया करते हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी अधिवक्ता एज अ लॉयर उन्होंने अपनी पारी यानी से शुरुआत की। और रही बात किशन दीक्षित की भी, किशन दीक्षित जी भी अपनी वकालत यहीं शुरू की थी कचहरी से। और तो और किस तरीके से लोग बोला तो निराशा देखी भी गई है अधिवक्ताओं के बिहार के अधिवक्ताओं के लिए राजनीतिक पार्टी नहीं है। देखने वाली बात ये रहेगी कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 3 दिन बाद नामांकन बंद होगा और 7 मार्च को बनारस में चुनाव है। तो जाहिर सी बात है वोट कौन किसकी पसंद करेगा, वोट तो भाई बैलेट में बंद हो जाएगा और कि कोई किसी का अपना मत बताता नहीं कि वो किधर जाएगा। बात ये होगी कि 7 तारीख अहम होगा, 3 दिन की बातें हैं, सबने प्रत्याशी उतार दिए हैं और 10 तारीख को पता चलेगा कि बनारस की जनता ने किन विधानसभाओं में किसे विधायक के रूप में चुना। बनारस से प्रताप सिंह के साथ कैमरामैन अभिषेक मिश्रा, द फ्रंट फेस इंडिया, वाराणसी।